हे गाइज, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मौर्यकालीन समाज के विषय में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको मौर्यकालीन शासन के विषय में पढ़ाया था। उस वीडियो में दोस्तों हमने बात किया था कि जो मौर्यकालीन शासन था वो किस प्रकार का था। तो आज हम इस वीडियो में मौर्यकालीन समाज के विषय में बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट जानेंगे कि आखिर मौर्य काल का समाज किस प्रकार का था। और जब तक दोस्तों आप किसी भी राज्य की सामाजिक दशा, उसकी आर्थिक दशा, उसकी राजनीतिक दशा के बारे में नहीं पढ़ती हैं, मतलब आप कंप्लीट उस साम्राज्य के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में मौर्यकालीन समाज के विषय में कंप्लीट जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर मौर्यकालीन समाज कैसा था, उसकी स्थिति कैसी थी। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट इस बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें मौर्यकालीन समाज की, तो मौर्यकालीन समाज की जो जानकारी मिलती है वो दोस्तों एक मिलती है अर्थशास्त्र से और दूसरी मिलती है इंडिका से। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र से मिलती कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मेगास्थनीज की इंडिका से। तो ये जो अर्थशास्त्र और इंडिका है, ये कौटिल्य और मेगास्थनीज की है। तो पूरे मौर्य काल का वर्णन हमने दोस्तों देखा है, तो पूरे मौर्य काल का जो वर्णन है वो कौटिल्य और मेगास्थनीज के द्वारा ही मिला है। क्योंकि कौटिल्य जो थे दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को बनाने में कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान था। और जो मेगास्थनीज थे तो ये एक प्रकार से दार्शनिक थे, है ना, दार्शनिक थे ये। दोस्तों, जो कौटिल्य और मेगास्थनीज है, दोनों ने मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था को बहुत करीबी से देखा है। दोनों ने मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को बहुत करीबी से देखा है और वहाँ का वर्णन और इन दोनों ने अपनी पुस्तक पे किया है। और अगर हम दोस्तों समाज को जानने के बारे में बात करें, मैं अगर दोस्तों आपसे कहूँ कि आपको अगर एक किसी समाज की परिकल्पना करनी है, तो आप समाज की परिकल्पना किस प्रकार से कर सकती हैं? मतलब कि अगर आपको किसी समाज के बारे में जानना है, तो आप उस समाज के किन-किन पहलुओं के बारे में जानेंगे? आप कैसे तय करेंगे कि वो एक समाज है और उस समाज के लोग सभ्य हो सकते हैं? इस बारे में आप किस प्रकार से तय कर सकती हैं? तो सबसे पहले आप उस समाज की वर्ण व्यवस्था को देखेंगे, उसके बाद वो दोस्तों समाज में स्त्री की स्थिति कैसी है इसके बारे में देखेंगे और वहाँ के मनोरंजन के साधन कैसे हैं इसके बारे में देखेंगे और दोस्तों समाज के लोगों का रहन-सहन और खान-पान कैसा है, तो आप इसके बारे में देखेंगे और वहाँ की धार्मिक जीवन मतलब कि और उस साम्राज्य में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर धार्मिक जीवन कैसा है, वहाँ पर धार्मिक स्थिति कैसी है, तो आप दोस्तों इस बारे में देखेंगे और वहाँ पर कला और शिल्प कैसा है, तो आप इस बारे में देखेंगे। जब आप दोस्तों इन सभी पैरामीटर के बारे में पूरी तरह से इसका वर्णन कर लेंगे, तब आप ये बोल सकते हैं कि जो समाज होगा वो सभ्य होगा, कैसा होगा, जागरूक होगा, तो आप एक समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र और इंडिका में दोस्तों इन दोनों समाजों के बारे में एक प्रकार से सटीक वर्णन किया गया है। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि जो मौर्यकालीन समाज है, तो मौर्यकालीन समाज को अर्थशास्त्र के अनुसार इसको दोस्तों वर्ण व्यवस्था के अनुसार और अर्थशास्त्र में इसको 4 भागों में बाँटा गया है। मतलब मौर्यकालीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो उसको 4 भागों में बाँटा गया है। दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बाँटा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो मतलब मौर्यकालीन समाज था, तो मौर्यकालीन समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में बाँटा गया है। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो अगर हम यहाँ पर ब्राह्मण की बात करें, तो दोस्तों ब्राह्मण यहाँ पर 3 कार्य करते थे। दोस्तों ब्राह्मण का कार्य था पुरोहित करना और पुरोहित दोस्तों होते थे ब्राह्मण होते थे। उसके बाद ब्राह्मणों का काम था यज्ञ करवाना और वेदों का पाठ करना। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, तो समाज में विशिष्ट स्थान रखते थे ब्राह्मण और कर मुक्त भूमि जो थी दोस्तों ब्राह्मणों को दी जाती थी। तो मौर्य वंश के राजा जो भी अपनी भूमि को दोस्तों दान करते थे, तो ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता है। ऐसा दोस्तों किताब में लिखा गया है कि जो मौर्यकालीन ब्राह्मण थे, तो उनको एक प्रकार से कर मुक्त भूमि जो है मौर्य वंश के शासकों ने दिया था। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें, तो ब्रह्मदेव कहा जाता था, मतलब ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव कहा जाता था, मतलब कि मौर्य काल में ब्राह्मणों का बहुत मान-सम्मान था। इसके बाद दोस्त आता है वर्ण व्यवस्था में, उसका नाम क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का काम क्या होता था? तो दोस्तों क्षत्रिय का काम होता था राजकाज करना, मतलब कि राजा और प्रशासन के बीच में एक मजबूत कड़ी को बिठाना। इसके बाद दोस्तों इनका काम था प्रशासन को करना और सैनिक
वृत्ति करना मतलब कि जितने भी दोस्तों और नगर रक्षा करना, एक प्रकार से प्रशासन में हिस्सेदारी जो होती थी, वो क्षत्रियों की होती थी। मतलब क्षत्रियों का काम था राजपाट करना और सैनिक वृत्ति और एक प्रकार से वहाँ की शासन व्यवस्था को सँभालना, ये उस समय के क्षत्रियों का काम था। इसके बाद जो समाज का तीसरा वर्ग था, उसको वैश्य बोलते थे और दोस्तों वैश्य का काम था व्यापार करना और कृषि का कार्य करना। मतलब कृषि का कार्य करना और व्यापार करना, इसको वैश्य का दोस्तों काम था ये। इसके बाद अगर हम शूद्र की बात करें, तो शूद्र आखिर कौन-सा काम करते थे? तो दोस्तों जो शूद्रों का काम होता था, वो होता था सेवावृत्ति करना। मतलब कि सेवावृत्ति करना और सेवावृत्ति के साथ-साथ दोस्तों पशुपालक और वैश्यों की सहायता करते थे। मतलब कि मौर्य वंश में पहली बार शूद्रों की स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर हम दोस्तों मौर्य वंश की बात करें, तो मौर्य वंश एक ऐसा वंश था जहाँ पर शूद्रों की स्थिति में सुधार किया गया था। इस समय क्या होता है कि इस समय जो शूद्र थे वो सेवावृत्ति का कार्य तो करते थे। इनका जो मेन मुख्य कार्य होता था, वो होता था दोस्तों सेवावृत्ति का कार्य करना। इसके साथ-साथ जो शूद्र होते थे दोस्तों पशुपालक और वैश्यों की सहायता करते थे। क्योंकि देखो वैश्य क्या करते थे, तो वैश्य व्यापार करते थे। वैश्य जब व्यापार करते थे, तो उनको व्यापार को करने के लिए, व्यापार को सँभालने के लिए लोगों की आवश्यकता होती थी और जब वे व्यापार को सँभालते थे और लोगों की आवश्यकता होती थी, तो उस समय जो शूद्र होते थे, वो एक प्रकार से व्यापार करने में, कृषि के कार्य करने में वैश्यों की सहायता किया करते थे। ऐसा पहली बार मौर्य वंश में दोस्तों होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, हाँ, तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन की, कि मौर्य प्रशासन कैसा था? तो अगर हम दोस्तों मौर्यों के शासन की बात करें, तो दोस्तों मौर्य प्रशासन में पहली बार शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। दोस्तों जो शूद्र थे, तो शूद्रों को सेवावृत्ति के अलावा, मतलब कि जो शूद्रों का मुख्य कार्य था वो सेवावृत्ति का भाव था। तो सेवावृत्ति के अलावा शूद्रों को पहली बार दोस्तों कृषि के कार्य में भाग लिया गया और पशुपालकों में हिस्सेदारी दी गई और व्यापारिक कार्य में हिस्सेदारी दी गई और दोस्तों पहली बार ज़मीन दी गई थी। तो ये क्या थी दोस्तों, शूद्रों को पहली बार इस प्रकार के कार्यों को सौंपा गया था। आखिर शूद्रों का जो मुख्य कार्य था वो सेवावृत्ति का कार्य था। इसके साथ-साथ इनको कृषि का कार्य दिया गया था, पशुपालक का कार्य दिया गया था और व्यापारिक कार्यों में भागीदारी दी गई थी और पहली बार इनको खेती करने के लिए ज़मीन दी गई थी। तो आखिर हम ये बोल सकते हैं कि मौर्य वंश में शूद्रों की स्थिति अच्छी थी, शूद्रों की स्थिति बेहतर थी। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें, तो अर्थशास्त्र के कौटिल्य में शूद्रों को आर्य कहा गया है। मतलब अर्थशास्त्र ने दोस्तों जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, उसमें शूद्रों को आर्य कहा गया है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं मौर्य काल की जातियों के बारे में। मैं बात करती कि आखिर मौर्य वंश में जातियाँ किस प्रकार की थी, कितने प्रकार की मौर्य काल में जातियाँ थीं। तो दोस्तों अगर हम मौर्य काल में जातियों के विषय में बात करते हैं, तो दोस्तों मौर्य काल में जो जातियाँ थी वो 15 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? तो मौर्य काल में जातियाँ 15 प्रकार की थी और इनको 15 प्रकार की जातियों में बाँटा गया था। और अगर हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जातियों के बारे में जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जो पहली जाति थी, उसका नाम था अम्बृष्ट और निषाद, पार्श्व और रथकार, वैदेहक, मागध, सूत, चांडाल और स्वापक। तो ये दोस्तों 15 प्रकार की जातियों में से कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रकार की जातियाँ हैं, जहाँ पर हमने यहाँ पर बताया है। तो कौन-कौन सी जातियाँ थीं? तो अम्बक और निषाद, पार्श्व और रथकार, वैदेहक, मागध, सूत, चांडाल और शावक। तो अगर हम दोस्तों चांडाल और शावक की बात करें, तो चांडाल और शावक को मौर्य काल में अछूत माना जाता था और इनको नगरों के बाहर रखा जाता था। तो दोस्तों जाति व्यवस्था, जो जातिकरण था, वो मौर्य काल में भी था और मौर्य काल में भी दोस्तों मतलब कि जातियों का जो एक प्रकार से डिवीज़न था, वो मौर्य काल में भी किया गया था। इसमें से हमने यहाँ पर जो 15 प्रकार की जातियाँ पढ़ी हैं, तो दोस्तों इन जातियों में से जो चांडाल होते थे और स्वापक होते थे, इनको मौर्य काल में अछूत माना जाता था और इनको नगरों के बाहर रखा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार का जाति सिस्टम मौर्य काल में कार्य कर रहा था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मौर्य काल की दास प्रथा के बारे में। दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर मौर्य काल में दास प्रथा कैसी थी। तो अगर हम मौर्य काल की दास प्रथा की बात करें, तो दोस्तों विदेशी लेखकों के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मतलब जितने भी भारत में विदेशी लेखक आए हैं, तो उन्होंने जो अपने ग्रंथों में लिखा है, उन्होंने भारत के बारे में लिखा है कि भारत में मौर्य काल के समय पर दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो उन्होंने दोस्तों कौन-कौन से साक्ष्य दिए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो जो भी यहाँ पर विदेशी
एक प्रकार से दार्शनिक आए थे, उसमें से दोस्तों विदेशियों में से था मेगास्थनीज, डायोडोरस है ना, मेगास्थनीज, डायोडोरस, एरिया और स्ट्रैबो। तो मेगास्थनीज, यहाँ पर दोस्तों मेगास्थनीज, डायोडोरस, एरियन और स्ट्रैबो, तो जो ये चार चार दार्शनिक थे, तो इन चार दार्शनिकों ने, चार लेखकों ने यह माना है कि मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। दोस्तों जो मौर्य काल में दासों की स्थिति बेहतर थी, इन्होंने बताया है कि दास अगर रहे भी होंगे तो उनकी स्थिति एक प्रकार से विदेशों के मुकाबले भारत में बेहतर थी। उन्होंने दास प्रथा के बारे में यह बताने का प्रयास किया है कि भारत में अगर दास प्रथा रही भी होगी तो दोस्तों मौर्य काल में जो दासों की स्थिति थी वो बेहतर थी। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि विदेशी जो दार्शनिक थे, तो भारत में दास तो थे, परंतु विदेशी साम्राज्य के मुकाबले भारत में दासों की स्थिति बेहतर थी। तो इन्होंने जो कहने का प्रयास किया है कि भारत में दास तो थे, लेकिन भारत में जो दासों की स्थिति थी वो विदेशी शासकों के मुकाबले अच्छी थी। अगर हम यहाँ पर दोस्तों पारिवारिक व्यवस्था की बात करें कि मौर्य काल में पारिवारिक व्यवस्था कैसी थी, तो मौर्यकालीन पारिवारिक और सामाजिक जीवन सुख शांति का था। और यहाँ पर दोस्तों संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। कैसी थी? तो मौर्य काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, मतलब जो परिवार होते थे वो एक प्रकार से इकट्ठे और संयुक्त रूप से रहा करते थे। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम सामाजिक अपराधों की बात करें, तो सामाजिक अपराधों में व्यभिचार, हत्या, अपहरण, बलात्कार और चोरी, अगर ये सब चीज़ें होती थी तो इनके लिए राज्य में कठोर कानून बनाई गई थी। मतलब कि राज्य में अगर हम कानूनों की बात करें तो एक प्रकार से यहाँ पर कठोर कानून बनाई गई थी। और अगर ये कुछ भी गतिविधियाँ और आपराधिक रूप से होती थी, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं विवाह की, कि अगर हम दोस्तों विवाह की बात करें, तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। उसमें से दोस्तों पहला है विवाह, दूसरा है दोस्तों पहला है ब्रह्म विवाह है, दूसरा है देव विवाह है, आर्ष विवाह है और दोस्तों चौथा है प्रजापत्य विवाह है। इसके बाद है दोस्तों असुर विवाह है और गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है और पैशाच विवाह है। तो ये 8 प्रकार के विवाहों का जो वर्णन है वो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने क्या माना है कि जो भी ब्रह्म विवाह था, तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह है, इनको दोस्तों उचित विवाह माना गया है। और ये जो विवाह होते थे, ये एक प्रकार से धर्म संगत विवाह होते थे, मतलब इनका जो धर्म संगत है, ये एक प्रकार से उचित विवाह माने जाने जा मा मा ये एक प्रकार से उचित विवाह माने जाते थे। इसके बाद ये दोस्तों 4 विवाह होते थे, उसमें से दोस्तों असुर विवाह और गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह है। तो ये जो विवाह होते थे, इनको दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने अनुचित माना है कि समाज में इन विवाहों का कोई उचित मूल्य नहीं था और इनको करना भी एक प्रकार से क्या था, अनुचित था। तो इनको अनुचित विवाह की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें कि मौर्य काल में किस प्रकार के विवाह होते थे, इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी हमने केवल यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा किया है कि यहाँ पर 8 प्रकार के कौन-कौन से विवाह थे। तो यहाँ पर ब्रह्म विवाह था, देव विवाह था, आर्ष विवाह था और प्रजापत्य विवाह था। इन विवाहों को उचित विवाह कहा जाता था और जो ये 4 होते थे, तो इन 4 विवाहों को अनुचित विवाह कहा जाता था। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि मौर्य काल में किस प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। तो अगर हम मौर्य काल के विवाहों की चर्चा करें, तो यहाँ पर दोस्तों होता था एकात्मक विवाह और बहुविवाह और तलाक की सुविधा भी थी और पुनर्विवाह भी होते थे। तो दोस्तों अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते थे। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों विवाहों की बात करें, तो जो मौर्य काल के सामाजिक जीवन में जो भी शादियाँ विवाह होती थी, तो मौर्य काल में दोस्तों विवाह के साथ-साथ यहाँ पर बहुविवाह भी होती थी, है ना? और बहुविवाह के साथ-साथ दोस्तों पुनर्विवाह भी होते थे। मतलब स्त्रियों का जो स्थिति है वो एक प्रकार से मौर्य काल में हम बेहतर कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर स्त्री को पुनर्विवाह और बहुविवाह करने की अनुमति समाज ने दिया है, मतलब यहाँ पर जो स्त्रियों की स्थिति है, वो एक प्रकार से अच्छी मानी जा सकती है। और दोस्तों इसके साथ-साथ विवाह में क्या था, इसके साथ-साथ विवाह में तलाक की सुविधा भी दी गई थी। मतलब कि अगर विवाह होता है और किसी कारणवश वह विवाह संपूर्ण नहीं हो पाता है, तो समाज ने दोस्तों दोनों पक्षों को अलग-अलग रहने के लिए तलाक की सुविधा भी किया था। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि
दोस्तों मौर्य काल में स्त्रियों की जो दशा थी, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मौर्य काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? वहाँ पर दोस्तों अभी हमने समझा है विवाहों के माध्यम से कि अगर स्त्री को पुनर्विवाह करने की अनुमति मिली थी और यहाँ पर दोस्तों बहुविवाह करने की अनुमति मिली थी और जो दोनों पक्षों के बीच में तलाक की सुविधा दी गई थी, तो एक प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो अच्छी मानी जा सकती है। अब हम दोस्तों ये जानने की कोशिश करते हैं कि मौर्य काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो किस प्रकार की थी? और क्या वो अच्छी थी कि बुरी थी? इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मौर्य काल में स्त्रियों की दशा कानूनी तौर पर मजबूत हुई थी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्त्रियों को अधिकार मिले थे। एक दोस्तों अधिकार था पुनर्विवाह करने का और दूसरा समाज ने अधिकार दिया था तलाक का। तो स्त्रियों को यहाँ पर समाज ने 2 प्रकार से अधिकार दिया था। मतलब कि स्त्रियाँ पुनर्विवाह भी कर सकती हैं, उसके साथ तलाक भी ले सकती हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है और अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है कि मौर्य काल में जो सती प्रथा का सिस्टम है उसका उल्लेख कौटिल्य ने अपनी किताब दोस्तों अर्थशास्त्र में किया ही नहीं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अनेक स्त्रियों को कानूनी तौर पर अधिकार भी दिए गए थे। मतलब कि मौर्यकालीन समाज ने दोस्तों और अनेक स्त्रियों को कानूनी तौर पर कुछ अधिकार दिए थे। उसमें से एक स्त्री थी दोस्तों, उसका नाम था समरंगणैया। दोस्तों जो समरंगणैया स्त्री थी, इसका काम हो ये जो होती थी स्त्री अंगरक्षक होती थी ये। मतलब मौर्य काल में समरंगणीय स्त्री को स्त्री अंगरक्षक कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों पेशल रूप पेशल रूप जो स्त्री होती थी, वो दोस्तों समाज में या प्रशासन में और शराब परोसने का काम करती थी। रूप-अजीबा जो होती थी, ये दोस्तों गणिका होती थी और वेश्या का काम करती थी। मतलब गणिका को ही वेश्या बोलते हैं। तो कानूनी तौर पर इन स्त्रियों को ये काम करने के लिए वहाँ के शासन ने और समाज ने एक प्रकार से मूल अधिकार दिए थे। क्योंकि जो स्त्रियों की स्थिति दोस्तों यहाँ यहाँ पर हम बेहतर मान सकते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों स्त्रियों के अंगरक्षक होते थे, हमने पढ़ा था कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रकार से स्त्री अंगरक्षकों से घिरे होती थी। जब भी वे अपने राज्य के भ्रमण के लिए जाते थे, तो एक प्रकार से उनकी अंगरक्षक के तौर पर स्त्रियाँ काम करती थीं। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें पेशल रूप, तो पेशल रूप जो स्त्री होती थी दोस्तों वो प्रशासन में समाज परोसने का काम करती थी। और रूपा-जीबा दोस्तों ये वेश्या होती थी और एक प्रकार से हम दोस्तों बात करें तो स्त्रियों को राज्य में गुप्तचारी का कार्य भी करती थी। मतलब कि अगर राज्य में गुप्तचारी मतलब गुप्तचरों का जाल बिछाना है, तो दोस्तों उनमें स्त्रियों का प्रयोग मौर्य काल में किया जाता था। मतलब ये कह सकते हैं कि मौर्य काल की जो स्त्रियाँ होती थी, वो दोस्तों अपने एक प्रकार से काम के साथ समाज में और राज्य के लिए गुप्तचारी का काम भी करती थीं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं मौर्य काल के रहन-सहन और मनोरंजन पर कि फिर मौर्य काल का रहन-सहन कैसा था, इसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर रहन-सहन के बारे में बात करते हैं कि मौर्य काल का रहन-सहन और मनोरंजन कैसा था। तो यहाँ का दोस्तों मुख्य भोज्य पदार्थ चावल था और शराब पर राज्य का नियंत्रण होता था। मतलब कि अगर हम मौर्य काल की बात करें, तो मौर्य काल का मुख्य खाद्य पदार्थ चावल को माना जाता है। और जो यहाँ पर दोस्तों शराब की नीति थी, तो शराब पर राज्य का नियंत्रण था। और दोस्तों चावल के साथ-साथ लोग मांस मछली भी खाते थे, मदिरा का सेवन करते थे और शराब के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि घरों के निर्माण में पक्की ईंटों के साथ-साथ लकड़ी का प्रयोग भी होता था। मतलब कि जो मौर्य काल के घर थे, वो पक्की ईंटों के भी बनाए जाते थे, उसके साथ-साथ लकड़ी के भी बनाए जाते थे। मतलब कि जो मौर्य काल के घर थे, वो ज़्यादातर पक्की ईंटों और लकड़ी के बनाए जाते थे। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि मौर्य काल में मनोरंजन के साधन कौन-कौन से थे। मतलब कि वहाँ के लोग एक प्रकार से अपने जीवन में खुशी और समृद्धि को लाने के लिए मनोरंजन का कौन-कौन सा उपयोग करते थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो मौर्य काल में जो भी मनोरंजन होता था, उसमें वहाँ के लोग शतरंज खेलते थे, आखेट करते थे, जुआ खेलते थे, बिहार यात्रा करते थे और भ्रमण करते थे। तो एक एक प्रकार से इस प्रकार से वहाँ के लोग मनोरंजन का कार्य करते थे। मतलब शतरंज खेलना, आखेट करना, शिकार करना, जुआ खेलना, घूमना-फिरना, ये सब एक प्रकार से वहाँ पर मनोरंजन
विभाजन के साधन थे। इसके अलावा दोस्तों अशोक ने हिंसापूर्ण समाजों पर बिहार यात्रा पर रोक लगा दी। मतलब अशोक के टाइम पर जो भी समाज था, जो हिंसापूर्ण कार्यों पर लिप्त होते थे, मतलब कि जो जो राज्य में हिंसाएँ करते थे और हमेशा हिंसापूर्ण कार्यों में लिप्त रहते थे, तो अशोक ने उन लोगों पर एक प्रकार से बिहार यात्रा पर जो है रोक लगा दिया था। दोस्तों बिहार यात्रा का मतलब होता है घूमना-फिरना, एक प्रकार से धार्मिक कार्यों में लग कर के और एक प्रकार से घूमना-फिरना बिहार यात्रा कहलाती है। तो अशोक ने इस बिहार यात्रा पर रोक लगा दिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने कंप्लीट मौर्य साम्राज्य के जो दोस्तों सामाजिक जीवन है, उसके विषय में कंप्लीट हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से मौर्य काल का सामाजिक जीवन था, समाज को कितने भागों में बाँटा गया था। तो हमने आज कंप्लीट इस वीडियो में मौर्यकालीन समाज के विषय में पढ़ा है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।